नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने भोजन के बारे में पढ़ा, पोषण के बारे में पढ़ा, संतुलित आहार के बारे में पढ़ा, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, स्वस्थता के बारे में पढ़ा, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी पढ़ा, शाकाहारी आहार के बारे में पढ़ा और किशोरावस्था के दौरान आहार आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, भोजन का पैटर्न के बारे में भी अध्ययन किया। और आज बच्चों हम किशोरावस्था के दौरान किस प्रकार से हमें अपने व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए और किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन करना। देखिए बच्चों, किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपने प्राधिकार यानी अपने अधिकार के संबंध में प्रश्न करना शुरू कर देता है, तर्क वितर्क करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, वह हमेशा अपने बारे में चिंतित रहता है तथा अपनी हैसियत को स्थापित करने यानी कि अपनी अलग से पहचान बनाने का भी प्रयास करता है। खान पान संबंधी आचरण उन माध्यमों में से एक ही है तथा जिनके द्वारा किशोर जो है व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। जैसे कई बार वह अपने साथियों के कहे अनुसार घर का नियमित खाना जो कि स्वास्थ्यकारी होता है वो नहीं खाता है, बाहरी खाना खाता है। किशोरावस्था में जो है ये चीज़ हमें अक्सर देखी गई है कि बच्चों को जो है स्वतंत्र रहना, बाहर खाना, अपने दोस्तों के साथ रहना, ज़्यादा उनके साथ समय व्यतीत करना, दोस्तों के साथ बाहर का खाना खा लेना, फास्ट फूड खाना, ये उनकी जीवन शैली होती है। तथा हमारे लिए जीवन शैली और आहार पद्धति को बदलना तभी सरल है यदि हमें ये विश्वास हो कि हम ऐसा करना चाहते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि किशोर अपने खुद के व्यवहार को बदल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे ही पढ़ने जा रहे हैं कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों को अपनी जीवन शैली के अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहिए, अपनी आहार पद्धतियों, स्वस्थ आहार पद्धतियों को अपनाना चाहिए। और जैसे कि सबसे पहला फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि टीवी देखने के समय को सीमित करना, है ना। तो टीवी देखने का समय जो है प्रतिदिन लगभग 1 या 2 घंटे तक ही होना चाहिए, है ना। और इसमें वो वीडियो गेम भी खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर का उपयोग करना भी उसमें शामिल है ना। टीवी देखने में अधिक कैलोरी का उपयोग नहीं होता है, अतः ये गलत ढंग से खाने को बढ़ावा भी देता है। जब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीवी देखते देखते खाते हैं तो उनका ध्यान खाने में नहीं रहता है और वो टीवी देखते रहते हैं और ठीक ढंग से वो भोजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये आदत सबसे खराब है कि टीवी देखते देखते नहीं खाना चाहिए। भोजन करते समय हमें बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ कर के बिना किसी आवाज़ के चुपचाप बैठकर शांति से हमें भोजन लेना चाहिए। खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें और क्या है, प्रतिदिन 3 बार औसत मात्रा में पूर्ण संतुलित आहार जो है संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता भी हमें लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप कोई भी भोजन ना छोड़ें। यानी कि एक दिन के अंदर हमें कम से कम 3 से 4 बार जो है वो संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से लेना चाहिए पोषक तत्वों से युक्त, इसके बाद लंच और उसके बाद डिनर। यदि हम ब्रंच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो खान पान संबंधी अपनी आदतों को भी हमें अच्छा करना चाहिए। प्लस स्वल्पाहार स्नैक्स, यानी कि दिन में केवल 2 बार जो है स्नैक्स लेने चाहिए तथा इसमें से कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ हैं जैसे कच्चे फल हैं, सब्जियां, इनको भी शामिल करना चाहिए। स्नैक्स के लिए जो है उच्च कैलोरी अथवा उच्च वसा युक्त भोजन जो है विशेषकर आलू के चिप्स है, बिस्किट्स है, तले हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कभी कभी हम ले सकते हैं लेकिन तली हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। बिस्किट्स वगैरह हमें कम यूज़ में लेने चाहिए, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स है, वेफर्स है, ये कम यूज़ में लेना चाहिए। निसंदेह आप एक आध बार अपना मनपसंद स्नैक्स खा सकते हैं लेकिन इसे अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, किशोरावस्था के दौरान बच्चे ज़्यादातर स्नैक्स लेकर अपना पेट भरते हैं और भोजन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें पौष्टिक तत्वों से कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए स्वल्पाहार के अंदर हमें स्नैक्स को विशेष रूप से स्नैक्स लेने चाहिए, लेकिन जैसे पकोड़े ले लिए, पोहे ले लिए या फिर उपमा ले लिया, है ना, इस तरीके के स्नैक्स हमें लेने चाहिए। दलिया ले सकते हैं हम थोड़ा सा, है ना। और बिस्किट्स, तले हुए पदार्थों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए पानी पीना, यानी कि किशोरावस्था के दौरान हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। कम से कम 6 गिलास पानी पीना, विशेषकर भोजन से पहले पानी पीने की आदत होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि खाना खाते खाते हम पानी पी रहे हैं। खाना खाते खाते हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने से पहले हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। और पानी में वैसे कोई कैलोरी नहीं होती,
लेकिन इससे हमारा पेट भरा होने का एहसास भी होता है। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स और फलों का जूस हमें बार बार नहीं पीना चाहिए। इससे ऊर्जा तो अत्यधिक मिलती है, इसमें ऊर्जा अत्यधिक होती है, लेकिन 150 से 170 किलो कैलोरी प्रति ग्लास जो है वो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जूसेस, बाहर के जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक की अपेक्षा घर में बने हुए जूस का उपयोग कर सकते हैं। और पानी हमें कम से कम 4 से 6 ग्लास पानी जो है वो प्रतिदिन हमें पीना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके बाद जनरल डाइट क्या है। जनरल डाइट के बारे में देखें तो इसमें भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ के अंतर्गत टीवी देखना है, वीडियो गेम खेलना है, व्यायाम का समय है, इसका साप्ताहिक ब्यौरा रखने में भी हमें सहायता मिलेगी, है ना। और प्रत्येक सप्ताह जो होगा वो शरीर का वजन मापना एक अच्छी आदत है। जनरल डाइट का हम ध्यान रखें, भोज्य पदार्थों का, पेय पदार्थों का, और टीवी हमें कब देखना है, वीडियो गेम कब खेलना है, व्यायाम हमें कब करना है ना। और पूरे दिन का हमारा प्लान होना चाहिए कि सुबह उठते ही हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। पूरे दिन का जब हम प्लान करेंगे तो हमारा दिन भी पूरा व्यवस्थित होगा, हम अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर पाएंगे, समय पर कर पाएंगे, और हमारी जनरल डाइट भी अच्छी होगी, है ना। उसके अंदर हम अपने भोजन को भी भोजन का भी प्लान करें कि हमें इतनी बजे ब्रेकफास्ट लेना है, ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में ये लेना है, डिनर में ये लेना है, समय पर भी लेना है ना। और इन पोषक तत्वों को शामिल भी करना है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, व्यायाम को देखें तो एक स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है, व्यायाम बहुत जरूरी है, तथा इसके लिए जो है हम खेल खेल सकते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार इसके साथ साथ शारीरिक क्रियाकलापों को बढ़ाने संबंधी कुछ संकेत भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि थोड़ी दूर तक जाना, वो तो हम पैदल ही चले जाएं, साइकिल चलाएं हम डेली प्रतिदिन, है ना, तो इससे व्यायाम हो जाएगा। और बिल्डिंग में जो है लिफ्ट की बजाय हम स्वयं सीढ़ियाँ चल कर जाएँ तो भी व्यायाम हो जाएगा, है ना। प्रत्येक सप्ताह में 3 से 4 बार या 20 से 30 मिनट के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम व्यायाम में टहल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, तैरना भी इसी के अंदर आएगा, बाइक चलाने को शामिल किया जा सकता है। बाइक चलाने को तो हम कैसे शामिल करेंगे व्यायाम में। खेल क्रीड़ाएं जैसे कि रस्सी कूदना है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल खेलना है, योग करना है, ये सभी आयु वर्गों के लिए उचित व्यायाम होगा। तो हमें जो है व्यायाम को भी अपनी जीवन शैली के अंदर किशोरावस्था के दौरान शामिल करना चाहिए। इसमें से जो भी व्यायाम हमें ठीक लगता है, हम चाहें तो पैदल वॉक कर लें, हम चाहे तो साइकिल चला लें, हम चाहे तो गेम खेल लें, है ना, हम चाहे तो टहल लें, कोई भी जो हमें व्यायाम ठीक लगता है हमारे लिए वो व्यायाम हम कर सकते हैं। किशोरावस्था के दौरान हमें व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए, नशीले पदार्थों का उपयोग और दुरुपयोग, यानी किशोरावस्था में मादक पदार्थों का सेवन करने बच्चे, कभी कभी किशोरावस्था के दौरान बच्चे भटक भी जाते हैं, है ना। तो मादक पदार्थों का सेवन और दुरुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक समस्या भी है बहुत बड़ी। नशीले पदार्थों का उपयोग करने यदि बच्चा सीख जाता है किशोरावस्था के दौरान, तो वो परिवार वालों के लिए भी नुकसानदायक है, बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है ना, और ठीक नहीं है। और किशोरों के द्वारा, जैसे कई बार किशोर जो होते हैं तंबाकू खाना सीख जाते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, अल्कोहल पीना सीख जाते हैं, मैरी जुआना यानी जुआ खेलना सीख जाते हैं, अन्य नशीली दवाओं का उपयोग करने, ड्रग्स वगैरह लेना सीख जाते हैं, है ना। तो नशीली दवा और शराब के सेवन से किशोरों का पोषण और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और इससे किशोरों की शारीरिक और मनोसामाजिक पुनर्वास प्रक्रिया में पोषण संबंधी हस्तक्षेप, यानी कि पोषण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों को विशेष रूप से इसके अंदर पोषण संबंधी हस्तक्षेप भी करना चाहिए, और बच्चों को जो है सही सलाह भी देनी चाहिए, मार्गदर्शन भी देना चाहिए, उनको परामर्श भी देना चाहिए, है ना, और बच्चों को सही राह पर चलने की जो है वो राह दिखाना चाहिए। अब देखिए, अभी तक जो चर्चा हमने की है वह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किशोरों के संदर्भ में की है। तो ग्रामीण परिवेश जो होगा वो इससे भिन्न होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़के और लड़कियां जो होती है अक्सर कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, अपने पिता के साथ, माता पिता के साथ कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसी परेशानियाँ नहीं आती है किशोरावस्था के दौरान। वे अपने माता पिता को मुर्गी पालन है, पशु पालन है, मधुमक्खी पालन है जैसे कार्यों में सहायता करने लग जाते हैं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना। तो पेरेंट्स को चाहिए कि किशोरावस्था के दौरान बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें अच्छे कार्यों में, ताकि बच्चों का ध्यान भटके नहीं इधर उधर, है ना, और गलत आदतों के वो शिकार ना हो। तथा लड़के खेती में सहायता करते हैं, मधुमक्खी पालन आदि में सहायता करते हैं,
और इसके साथ साथ जब माता पिता आजीविका के लिए कार्य करते हैं तो लड़कियां जो होती है छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करती है, खाना बनाने का कार्य करती है, साफ सफाई का कार्य करती है। तो लड़कियां भी बिजी हो जाती है, तो उनका भी दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ता और गलत कार्यों में वो संलग्न नहीं होती। तथा इसके अलावा पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करती है, लकड़ियाँ लाती है ना, पानी लाने का कार्य करती है। तो लड़कियाँ भी अपनी माताओं को हेल्प करती है घर में। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान बच्चों में विशेष जो है वो नेगेटिव जो है इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं ना। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग जो होते हैं वन उत्पादों जैसे कि फल, सरस फल है ना, फूल है, पत्तियाँ हैं, कंदमूल है, इन पर ही निर्भर रहते हैं। वनों के अंदर लोग इन्हीं पर निर्भर रहते हैं और वे इन उत्पादों को एकत्र करते हैं और इनको ही संसाधन करने में समय व्यतीत करते हैं। तो बच्चे भी उनके साथ इन्हीं कार्यों के अंदर लग जाते हैं, तो उनको भी कोई ज़्यादा विशेष परेशानियाँ नहीं आती है। विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता। अब देखिए, इन कार्यों में संलग्न लड़कियां जो होती है वो लड़कों का सक्रियता स्तर ऊंचा होता है। लड़कियों और लड़कों दोनों का ही सक्रियता स्तर ऊंचा होता है और इसीलिए उनकी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। जब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों ही सक्रिय रूप से पेरेंट्स को हेल्प करते हैं और विभिन्न कार्यों में लगे होते हैं, तो उनको पोषण संबंधी ऊर्जा की भी आवश्यकता अधिक होती है। और किशोरावस्था में वृद्धि के उच्च दर के कारण ही प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं भी उनकी बढ़ जाती है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीब समुदायों में किशोरों के कुपोषित होने की संभावना भी अधिक रहती है। इसीलिए हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बच्चे जो है किशोरावस्था के दौरान कुपोषित अवश्य हो सकते हैं। और लड़कियां जो होती है विशेष रूप से ब्लड की कमी लड़कियों में हो सकती है ना। और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो। और ग्रामीण क्षेत्रों में धनी परिवारों के किशोरों को शहरी परिवारों में उच्च आय वर्गों के किशोरों के समान ही कई समस्याएं होती है। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो धनी परिवारों के जो किशोर हैं उनको शहरी परिवारों के उच्च आय वर्गों के किशोरों के समान ही कई समस्याएं होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको इस प्रकार की समस्याएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कुपोषण के शिकार जरूर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में जो है पोषक तत्व से युक्त भोजन, संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। और वे अधिकतर निष्क्रिय रहने वाले और वसा और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले होते हैं। कौन से? कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लेकिन धनी परिवारों के बच्चे हैं, वो शहरों में रहने वाले किशोर और किशोरियों के जैसे ही होते हैं ना, और वो भी ज़्यादा फास्ट फूड आदि का उपयोग भी करते हैं। अब देखिए किशोरावस्था और एनीमिया, ब्लड की कमी। विश्व भर में लगभग 2 बिलियन यानी 200 करोड़, 1 मिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 2 बिलियन का मतलब 200 करोड़ लोग जो है एनीमिया से ग्रस्त है, जो कि मुख्यतः आयरन की कमी से शिकार है ना। और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियां ही इससे ज़्यादा प्रभावित है ना। और जैसे 2005 और 2006 के अंदर जो नवीन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया है, उससे ये पता चलता है कि 30% किशोर जो है वो लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां जो है ज़्यादा एनीमिया से ग्रस्त है। ठीक है। और भारत जैसे विकासशील देशों के अंदर यदि हम देखें तो गरीबी, अपर्याप्त आहार, खास विशेषकर बीमारियों और बार बार गर्भधारण करने के कारण जो है और स्तनपान कराने के कारण ही स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी हो जाती है। इसके कारण भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी होने के कारण भी एनीमिया जो है अधिक रूप से देखा गया है भारत में, है ना। और एनीमिया जो है दूर करने के प्रयास करने के लिए किशोरावस्था सबसे बेहतर समय है। किशोरावस्था के दौरान हम जो है एनीमिया को दूर कर सकते हैं। और वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त गर्भावस्था से पूर्व लड़कियों को आयरन तत्व के स्तर को सुधारना जरूरी है। और लड़कों और लड़कियों को स्कूल के द्वारा मनोरंजन संबंधी क्रियाकलापों, जन संचार माध्यमों के द्वारा एनीमिया के बारे में जानकारी भी दी जाती है। और इसके साथ साथ लो तत्व युक्त खाद्य पदार्थों, जहाँ तक आवश्यक हो सके आयरन से भरपूर जो है भोजन का उपयोग करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ और चुकंदर है, गुड़ है, गन्ना है, इसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जिससे कि आयरन की कमी ना हो किशोरावस्था के दौरान। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, किशोरावस्था के दौरान ही जो है हम एनीमिक हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। अब देखिए बच्चों, किशोरों के खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो किशोरों के खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले, प्रश्न बनता है बहुत ही अच्छा कि किशोरों के खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक कारण हो सकता है।
दूसरा कारक है हमारा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उत्पादन और वितरण प्रणाली हो सकती है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली मतलब कि भाई सामाजिक रूप से वो सक्षम ना हो तो इसका भी इफेक्ट बच्चों पर हो सकता है। आर्थिक रूप से यदि इनकी स्थिति ठीक ना हो तो भी किशोरावस्था के दौरान पोषण नहीं मिलता बच्चों को, है ना। और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कितनी है, सभी परिवारों के अंदर जो है हम कह सकते हैं सभी की पारिवारिक आय समान नहीं होती है और सभी के घरों में जो है सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन बच्चों को नहीं मिल पाता। तो हम कह सकते हैं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर भी ये डिपेंड करता है और खाद्य पदार्थों का उत्पादन हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग होता है। तो उत्पादन पर भी ये निर्भर करता है कि किस क्षेत्र के अंदर किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर वो चीज़ जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। और वितरण प्रणाली, खाद्य पदार्थों का वितरण क्या सभी जगह समान रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी तक सभी चीज़ें पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इसका भी इफेक्ट जो है वो किशोरों के खान पान संबंधी आचरण पर पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ बाह्य कारक भी है और कुछ आंतरिक कारक भी दे रखे हैं। देखो कुछ बाह्य कारक के अंदर परिवार की इकाई और परिवार की विशेषताएं, परिवार कैसा है, जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, परिवार की स्थिति क्या है, क्या परिवार के अंदर जो है महिलाएं हैं या नहीं है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, उनको जो है विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में जानकारी है या नहीं है ना। तो परिवार इकाई और परिवार की विशेषताएं भी इसको इफेक्ट करती है कि किशोरों के खान पान संबंधी आचरण किस प्रकार का होगा। इसके साथ साथ पालन पोषण, परिवार के अंदर बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है, क्या उनको पॉजिटिव माहौल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है ना, पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पालन पोषण बच्चों का किस तरीके से हो रहा है, इस पर भी किशोरावस्था के खान पान संबंधी आचरण पर इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ मित्र मंडली जो है किशोरावस्था के अंदर मित्र कैसे हैं बच्चों के, यदि मित्र अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली सकारात्मक इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा और वो अच्छे से सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन लेंगे जिससे कि उनका विकास, वृद्धि विकास ठीक होगा। यदि मित्र मंडली ठीक नहीं होगी तो फ्रेंड सर्कल का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है किशोरावस्था के दौरान खान पान संबंधी आचरण पर। इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानक मूल्य, यानी कि कई परिवारों के अंदर ऐसी प्रथाएं होती है, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो जो सामाजिक रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो किस तरीके की है परिवार के अंदर, इस पर भी जो है किशोरों के खान पान संबंधी आचरण पर इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ जनसंचार, मानक और मूल्य और जनसंचार यानी कि कई बार बच्चे जो होते हैं हम कहते हैं कि टीवी के अंदर देखकर फास्ट फूड अगर खाना सीख जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना सीख जाते हैं, ड्रग्स लेना सीख जाते हैं, तंबाकू खाना सीख जाते हैं ना, तो जनसंचार का भी इफेक्ट जो है वो किशोरावस्था के दौरान खान पान संबंधी आचरण पर पड़ता है। इसके साथ साथ फास्ट फूड से और खाने से संबंधित सनक है, बच्चों में कई बार खाने से संबंधित सनक होती है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, जिद्दी करने लग जाते हैं बच्चे, है ना। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं पोषण संबंधी ज्ञान, बच्चों को पोषण संबंधी ज्ञान नहीं होता जिसके कारण भी वो जो है फास्ट फूड के शिकार हो जाते हैं, या तंबाकू है, गुटखा है, ड्रिंक्स है, इनके जो है वो शिकार हो जाते हैं जिससे कि उनके आचरण पर जो है खान पान संबंधी उल्टा इफेक्ट पड़ता है। और व्यक्तिगत अनुभव उनके कैसे हैं, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी व्यक्तिगत अनुभव पर भी जो है खान पान संबंधी आचरण का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है ना। कि यदि उनको मालूम ही नहीं है कि हमें ये चीज़ खानी है या ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी है तो फिर वो उस चीज़ को क्यों खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो उनके शरीर को पोषक तत्व, जिससे कि उनका शरीर जो होगा वो पोषित रह जाएगा, है ना। तो ये सभी बाह्य कारक हैं जो कि किशोरावस्था के दौरान खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करते हैं। अब चलते हैं आंतरिक कारक। अब देखिए आंतरिक कारक के अंदर शारीरिक आवश्यकताएं तथा विशेषताएं, शरीर की आवश्यकताएं किस प्रकार की है ना। हमारे शरीर की आवश्यकताएं, जैसे हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स तो चाहते हैं कि पोषक तत्वों से युक्त भोजन अंदर आए, लेकिन हम फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप जब हम भोजन नहीं लेंगे तो भी हम जो है हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान जो है खान पान जो है वो आचरण को प्रभावित करेगा, या वैसा ही जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर होगा, है ना। जैसा खाए अन्न वैसा होए तन, है ना। जैसा आप खाना खाएंगे वैसा ही आपका शरीर होगा, है ना। तो शारीरिक आवश्यकताएं और विशेषताएं भी इसको इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ शारीरिक छवि और स्व संकल्पना, यानी कि बच्चे जो होते हैं शारीरिक छवि, हमारा शरीर ऐसा दिखना चाहिए, पतला दिखना चाहिए, लंबा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, इसके कारण बच्चे डाइटिंग करने लग जाते हैं, है ना। और स्नैक्स के अंदर ही अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, है ना।
तो ये गलत है। अपनी छवि को सुधारने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए डाइटिंग करना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, है ना, ये सब गलत है ना। तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है किशोरावस्था के दौरान। और स्वसंकल्पना, यानी कि हमारी खुद की, हमने क्या संकल्प लिया है, हमारा संकल्प कैसा है। यदि हमने कहा है कि नहीं हमें मैगी ही खानी है तो हम मैगी ही खाएंगे, और जब मैगी ही खाएंगे तो इसके इफेक्ट उल्टे पड़ेंगे। लेकिन यदि हम इसकी जगह उपमा या पोहे खाएंगे तो शायद हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और इससे हमारे शरीर को फायदा हो सकता है। तो हमारे स्वयं की स्व संकल्पना पर भी जो है किशोरावस्था के दौरान जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत मूल्य और विश्वास। हमारे व्यक्तिगत मूल्य क्या है, हमें विश्वास है या नहीं है ना, हमारा विश्वास है या नहीं है कि हम ये खाएंगे तो हमें ये इफेक्ट होगा। हमें विश्वास ही नहीं है, हमें लगता है कि हम जो है हरी सब्जियां खाएंगे या फिर हम घर की चीज़ें बनी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से हमें विश्वास जब तक नहीं होगा कि पोषक तत्वों से युक्त भोजन लेने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तक भी जो है हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और खाने संबंधी प्राथमिकताएं और अर्थ, यानी कि खाने में हम किन चीज़ों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम जो है ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। क्या हम फास्ट फूड्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, गुटखा है, सुपारी है ना, पान है, इनको ज़्यादा प्राथमिकताएं दे रहे हैं तो इनसे हमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जिससे हमारा शरीर जो होगा कमजोर रह जाएगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास यानी कि जब हम ठीक ढंग से पोषक तत्वों से युक्त भोजन लेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारा सामाजिक विकास भी होगा। तो ये कारक भी विशेष रूप से इफेक्ट करता है हमारे किशोरावस्था के दौरान हमारे स्वास्थ्य को। इसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी इफेक्ट करता है कि यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा डेवलपमेंट किशोरावस्था के दौरान ठीक ढंग से होगा, और आगे की अवस्थाओं में भी हम ठीक ढंग से सभी समस्याओं का सामना करते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना, और अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो फिर हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये है कि एक तो जीवन शैली हमारी किस प्रकार की है ना, और दूसरी है खान पान संबंधी व्यक्तिगत आचरण। तो जीवन शैली में बाह्य कारक और आंतरिक कारक दोनों ही आ गए, और जीवन शैली इसके साथ साथ खान पान संबंधी हमारी व्यक्तिगत आचरण कैसा है ना, इसका भी इफेक्ट जो होता है विशेष रूप से खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करता है। तो विशेष रूप से हमने देखे कौन कौन से कारक जो होते हैं वो किशोरावस्था के दौरान जो है हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।